कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो बोर्ड की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी होली और रंगों के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में इसी प्रकार से जो अलग अलग जैसे कलरफुल जो आपका जो रंग होता है उसी प्रकार से आपका जो जीवन है वो कलरफुल हो और खूब सारी खुशियाँ आपको मिले। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके जो 17 तारीख को देखो ये अपना त्यौहार इसको भी मनाना है और 17 तारीख को आपका जो 10वीं बोर्ड वालों की जो आपके सामाजिक का पेपर है तो उसकी भी तैयारी आपको करनी है। और सामाजिक में आपको तैयारी अलग से करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास तैयारी करने का कोई मैटर नहीं है। यानी कि आपको जो किताब 4 आपकी किताबें चलती हैं सामाजिक की और 4 किताबों को आपको तैयार करना बहुत ही इस समय में एग्ज़ाम के समय में अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो उस काम को आसान करने के लिए आज का वीडियो आपका होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तो आपका सामाजिक का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और आप जो सामाजिक में भी आप 80 में से अगर जो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो 75+ नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, ये मेरी आपको गारंटी है। तो इस वीडियो में हम आपका जो बोर्ड का जो पेपर होगा उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से आने वाला है, आपके पूरे पेपर का कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट से आने वाला है। आपके जो पेपर में MCQ आएंगे अबसद वाले वो कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे वो किस किस चैप्टर से आने वाला है। इसके अलावा जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 3 क्वेश्चन बड़े आएंगे 4-4 नंबर के, वो किस चैप्टर से आने वाले हैं और आपका मैप कौन से चैप्टर से आएगा, ये संपूर्ण डिस्कस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरा एनालिसिस करेंगे ताकि आपको इसमें अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़े। जैसे मान लो आप किसी एक उस पार्ट को पढ़ रहे हैं जहाँ से आपका जो एक भी क्वेश्चन MCQ का नहीं आने वाला है, आप छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं लेकिन उस पार्ट में से केवल आपका एक ही बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला वीडियो आपके लिए होने वाला है, शुरू से अंत तक इसको ज़रूर देखना है। और हम इसमें शेखावटी मिशन 100 को कवर करते हुए 2024-25 का जो पेपर होता है 17 का, आपकी 17 मार्च को पेपर है, उसको इसमें कवर करने वाले हैं। और आपको इसकी PDF मिल जाएगी अपने ऐप के ऊपर, ऐप से इसको डाउनलोड कर लेना है। और ऐप के ऊपर आपके होली का ऑफर भी चल रहा है, आप इसको 49 रुपये में आप इसमें टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपके शेखावटी मिशन 100 के अलावा बाकी सभी PDF भी आपको मिल जाएगी, जिसमें शेखावटी मिशन 100 की PDF ये सभी आपके लिए फ्री है। और बाकी वन लाइनर वगैरह जो भी PDF है वो आपको उसमें टेस्ट के साथ में मिलेगी। तो चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह सारी चीज़ आपको उसमें मिलेगी और मॉडल पेपर भी आपको उसमें डाल रखे जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट आपके होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको इसमें बताते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से आपका आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके कितने नंबर का है। तो देखो आपके जो पेपर आएगा वो टोटल इसमें 53 क्वेश्चन होंगे, ठीक, कितने 53 क्वेश्चन होंगे और आपके 80 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। अब 53 क्वेश्चन कैसे होंगे, तो देखो आपके 18 क्वेश्चन तो MCQ आएंगे, अबसद वाला आएंगे 18 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले आएंगे और 12 क्वेश्चन वन लाइनर आएंगे। तो आप अगर ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाले, तो 18 और 12 ये हो जाएगा आपका 30 और 36, तो 36 नंबर आपका, यानी कि आधा पेपर। 36 नंबर का मतलब आपका आधा पेपर केवल छोटे छोटे फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन होंगे। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इन सभी के लिए आपकी टेस्ट सीरीज बहुत काम की है। अगर आप इनको MCQ को इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका बेनिफिट रहेगा। तो आप जो 36 नंबर की तैयारी आप उसमें टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये आपके 36 नंबर तो ये हो जाएंगे। और फिर 10 नंबर के लघुतरात्मक और 4 क्वेश्चन जो आएंगे, 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय आएंगे 3-3 नंबर के और 3 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के आने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। तो देखो आपकी जो किताब है ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, आधुनिक औद्योगिकरण और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये सभी जो पार्ट है आपके वो सभी 4-4 नंबर के पार्ट है। ये 5 पार्ट है और ये 4-4 नंबर के पार्ट हैं। फिर बात कर लेते हैं आपकी जो संसाधन वाली जो किताब है आपकी, ठीक है। तो संसाधन है, वन्य जीव संसाधन है, जल संसाधन, कृषि, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, विनिर्माण और उद्योग, ठीक है। ये सभी जो आपकी पार्ट है वो सभी के सभी पार्ट आपके यहाँ पे सामने दे रखे कि 5वां पार्ट यानी कि आपकी जो मुद्रण संस्कृति के अलावा जो आगे का पार्ट है संसाधन और विकास, ये 3 नंबर का है। वन और वन्यजीव संसाधन 2 नंबर का है, जल संसाधन 3 नंबर का है, कृषि 3 नंबर का पार्ट है, विनिर्माण और विनिर्माण आपके जो 2 नंबर का है और खनिज और ऊर्जा संसाधन ये आपके 4 नंबर का। आपका जो मैप आएगा वो इस पार्ट से आएगा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाले पार्ट से पूछा जाएगा। और फिर आते हैं आपके इकोनॉमिक्स की किताब जिसमें आपके जो प्रश्न आ जाएंगे। अच्छा, ये एक और पार्ट है इसमें, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये 3 नंबर का पार्ट है। फिर आपकी जो सत्ता की साझेदारी, संघवाद, ठीक है, और
जाति, धर्म, लैंगिक मसले, ये तीनों पार्ट आपके 4-4 नंबर के हैं। राजनीतिक दल जो है वो आपके 5 नंबर का पार्ट है। और लोकतंत्र के परिणाम ये 3 नंबर का पार्ट है। विकास, ये विकास जो पार्ट है ये आपके अर्थशास्त्र वगैरह वाले इनके पार्ट है। और ये पॉलिटी की जो किताब है ये आपको यहाँ पे ये सारे पार्ट आपके पॉलिटिकल के हैं। और 18 जिनकी विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता का अधिकार, ये पार्ट के जो नंबर आपके सामने इस प्रकार से दे रखे हैं। अब हम देख लेते हैं एक एक पार्ट वाइज जो आपके जो चैप्टर है उसका एनालिसिस इस वीडियो में करते हैं। जैसे आपका एक पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब ये पार्ट आपके 4 नंबर का है। इसमें से एक तो आपके अबसदक आएगा, ठीक है, MCQ पूछा जाएगा, एक रिक्त स्थान आएगा और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का बनने वाला है। तो 3 प्रश्न इस पार्ट से बनेंगे। अबसदक की आपको पूरी इसमें तैयारी करवा रखी है, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया था, तो ये 1871 में। यंग इटली के संस्थापक कौन थे, तो ये मैथ्सिनी थे, ठीक है। और जर्मनिया किस राष्ट्र के रूपक बन गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। तो ये सभी प्रश्न आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन आपको तैयारी करवा रखी है। 5 आपके इसमें दे रखे हैं रिक्त स्थान, तो इसी में से आपके जो रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो पूरा एनालिसिस करते हुए अगर आप स्मार्ट स्टडी से इसको पढ़ते हैं, आपकी जो बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी। अब आपके एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, वो 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो दूसरे पार्ट से आएगा। एक प्रश्न तो आपके दूसरे पार्ट से आने वाला है। तो इस पार्ट में केवल निबंधात्मक प्रश्न को ही याद करना है। तो 4 नंबर का जो एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको क्या क्या तैयार करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और या फिर नमक की यात्रा, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपको दे रखा है असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, इसका वर्णन करना है। तो ये 4-5 क्वेश्चन कोहली दे रखे, 4 क्वेश्चन रोलट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। इन्हीं 4-5 क्वेश्चन में से आपका जो पूरा प्रश्न है वो बनेगा। 4 क्वेश्चन है, ये दूसरे पार्ट में से 4 क्वेश्चन को आपको याद कर लेना। इसमें से आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके पक्का आएगा इसमें से। फिर आपके आता है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, 4 नंबर का चैप्टर है। इसमें से एक तो आएगा अबसद वाला, एक आएगा अति लघुतरात्मक। तीसरे प्रश्न में एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और लघुतरात्मक प्रश्न आएगा एक 2 नंबर का। तो जैसे यह आया था लास्ट ईयर भी आया था ये क्वेश्चन कि 1890 में अफ्रीका की कौन सी जो घातक बीमारी फैली थी, तो इसका उत्तर आपके रिक्त स्थान में पूछा था, ये रिंडरपेस्ट हो जाएगा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर कब पड़ा था, तो ये 1929 में पड़ा था। एक तो ऐसे अबसद वाले क्वेश्चन आएंगे। ब्रेडन वुड्स नामक संस्था किस देश में है, तो ये आपके अमेरिका में है। और ब्रेडन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई, तो इसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख जो अबसद वाले प्रश्न हैं वो और भी आप देखेंगे आगे। तो ये तीसरे पार्ट से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। फिर आपके आता है चौथा पार्ट जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपके वस्तुनिष्ठ अबसद का आएगा एक प्रश्न, और एक प्रश्न आएगा आपके 3 नंबर का। तो 3 नंबर का प्रश्न आपके इस पार्ट में से आने वाला है। अबसद वाला जैसे नए युग का प्रतीक किसको कहा गया है, तो भाई कपास को नए युग का प्रतीक कहा गया है। औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस देश में प्रारंभ हुई थी, तो ये इंग्लैंड से शुरुआत होती है। औद्योगिकीकरण इंग्लैंड से शुरुआत था। भाप का इंजन किसने बनाया था, तो भाप का इंजन जो है वो सबसे पहले बनाया था वो न्यू कॉमन ने बनाया था। और न्यू कॉमन द्वारा बनाया गया जो भाप इंजन है उसको पेटेंट किसने किया था, तो पेटेंट जो करवाया था वो फिर जेम्स वाट ने करवाया था। इसलिए हम भाप के इंजन को जेम्स वाट के साथ में देखते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपके इस पार्ट से बनने वाला है। तो आपको अगर इस प्रकार से पता होगा कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आपकी तैयारी और भी शानदार हो जाएगी। जैसे ये वाला चैप्टर है आपके 5वां पार्ट, इसमें आपकी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया 4 नंबर का चैप्टर है ये। और 2 तो आएंगे आपके इसमें MCQ, 2 MCQ आएंगे और 2 अति लघुतरात्मक आएंगे। यानी कि बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। 4 ही क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे 1 लाइनर बनेंगे। जैसे विश्व में सबसे पहले मुद्रण तकनीक किस देश में विकसित हुई, तो सबसे पहले चीन में प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी। भारत की बात करें तो गोवा में सबसे पहले लगाई गई थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो भाई ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। और अमर जीवन आत्मकथा वो किसकी है, रस सुंदरी देवी की है, बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया, तो गुटेनबर्ग ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस कब एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 1878 में हुआ था। तो इस चैप्टर से 2 तो आपके MCQ आएंगे और 2 आपके 1 लाइनर आएंगे, ठीक है। तो 2 1 लाइनर में एक आपके इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ और कब स्थापित हुई, तो गोवा में हुई थी 16वीं शताब्दी में। कैलीग्राफी वाला हर बार आता है, या इसको सुलेखन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। मार्टिन लूथर कौन था, तो भाई एक जर्मनी का धर्म सुधारक था
और वह पोप और कैथोलिक चर्च का कट्टर विरोधी था। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो आपका जो चैप्टर है वो आपके छठा चैप्टर है, यानी छठा यानी कि दूसरी किताब आपके शुरू हो गई। अब वो वाली किताब आपकी समाप्त हो चुकी है। संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास जो आपकी किताब है वो 3 नंबर, ये जो चैप्टर आपके 3 नंबर का है। इसमें एक तो आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपके वस्तुनिष्ठ वन लाइनर में पूछा जाएगा, और एक आपके जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे आपके प्रश्न आ जाए कि काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो लाल लेटेराइट मृदा। रेगुर मृदा किसको कहा जाता है, तो भाई काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। ऐसे नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो नए जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है, और पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जाना जाता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, पक्का आपको याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। तो नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। आपके लिए शॉर्ट ट्रिक आ रही है, याद रखना। जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, तो इसके लिए आपको याद करना है बापू, बापू है ना, बापू। तो बापू में क्या हो जाएगा, बांगर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऐसे तो बापू का नाम सुनते हैं आपको बापू यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपके बांगर हो जाएगा। और नई जलोढ़ मिट्टी के लिए खादर है, तो फिर आपके इसलिए क्या याद रखना है, खान याद कर लेना, बापू खान आपको याद कर लेना है। तो खा से हो जाएगा खादर, और न से नवीन जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। तो ये दोनों आपको नाम शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर लेना। कैसे लगी ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताना ये, ठीक है। खादर और बागर को याद करने की ट्रिक है, बापू खान, इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट फिर आपके क्वेश्चन नंबर, आपके क्वेश्चन है ये चैप्टर जो आपके 7वां चैप्टर है। तो ये वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये टोटली 2 नंबर का चैप्टर है। एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। एक तो आएगा अबसद वाला और एक आएगा वन लाइनर, 2 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो दोनों ही क्वेश्चन इस प्रकार से आपके दे रखे। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो याद कर लेना 1972 में। और इसके 1 साल बाद, इसके 1 वर्ष बाद में जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो शुरू होता है 1973 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये जिम कार्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और राजस्थान की बात करें तो अपने राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय ये उद्यान है या टाइगर रिजर्व है, जो कि अलवर जिले में पड़ता है, अलवर जिले में आता है ये। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में आता है, और पेरियार जो है वो आपकी केरल में आता है। काजीरंगा ये जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, और ये असम में आता है। फिर आपके प्रश्न आ जाए कि 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव है जो पास किया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके ओडिशा। ओडिशा ने सबसे पहले प्रस्ताव किया था। अगला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है आपका जल संसाधन। टोटली ये 3 नंबर का चैप्टर है, और इस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन आएगा, और वो भी आपके कितने नंबर का, 3 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि जल संरक्षण की जो कौन कौन सी विधियाँ हैं उनका आपको इनमें वर्णन करना है। तो ये 3 नंबर का, इन सभी चैप्टर का जो आपका अलग से वीडियो मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इन सभी का आपको जो डिटेल्स वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नवा चैप्टर आपके ये टोटल में क्रम से बता रहा हूँ। नवा चैप्टर कृषि वाला चैप्टर आपकी 3 नंबर का है। एक तो रिक्त स्थान आएगा, और एक आपके 2 नंबर का लघुतरात्मक आएगा। जैसे हमारे देश में अरेबिका किस्म की पैदा होती है, तो ये अरेबिका किसकी किस्म है, तो अरेबिका जो है आपकी कॉफ़ी की किस्म है, ठीक है। तो भारत को किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है, तो भाई कपास को भारत का मूल स्थान माना जाता है। ये क्वेश्चन तो 100% छपेगा, इसको आप लिख लो, याद कर लो। सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट को कहा जाता है, जूट को नहीं, जूट को। तो जूट के दो या पटसन के दो, पटसन को, या फिर जो इसमें इसको गोल्डन फाइबर या इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, और एक क्वेश्चन आपका इसमें 2 नंबर का बनेगा लघुतरात्मक। फिर बात कर लेते हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल, और डिटेल से हम आपको इसमें और बताएंगे। ये जो चैप्टर है 10वां चैप्टर, ये आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का जो चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपके 4 नंबर का एक ही मैप आएगा। क्या आएगा आपके, मैप आएगा। तो एक तो दूसरे पार्ट में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और एक आपका जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है उसमें आपका मैप आएगा। मैप में आपको क्या क्या याद करना है, एक तो आणविक और तापीय ऊर्जा संयंत्र आपको देख लेना है, ठीक है। 5वें पार्ट में आपको दे रखा है आपकी किताब में, और उसमें आपके क्या क्या है, आणविक में आपको क्या क्या याद करना है, एक तो रावत बाटा, एक तो याद कर लेना है आपको रावत बाटा, जो कि अपन राजस्थान चित्तौड़ में बढ़ेंगे इसको। एक आप इसको याद करेंगे नरोरा, जो कि आपके यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे आप इसको। इसके बाद में आता है काकरापारा, क्या आता है, काकरापारा,
काकरापारा को मैंने आपको शक्करपारा से याद करवाया। गुजराती लोग मीठा खाते हैं तो काकरापारा को गुजरात में भर देंगे, ठीक है, गुजरात में भरेंगे इसको। एक आएगा आपके केगा, तो केगा है इसको आपको भरना है कर्नाटका में। कहाँ भरना है? कर्नाटक में, डूड्रामा केगा कर्नाटक में। और एक आपको भरना है महाराष्ट्र में तारापुर। ये तारापुर जो है वो भारत का पहला क्या है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है, आणविक केंद्र है ये, तो इसको आपको कहाँ भरना है? महाराष्ट्र में भरना है। एक और बचा हुआ है कलपक्कम, तो कलपक्कम जो है, कलपक्कम को याद कर लेना। कलपक्कम ये हमारा तमिलनाडु में आता है। कहाँ पर आता है? ये तमिलनाडु में आता है। ये अपने आरजे वाला है, राजस्थान का रावतबाटा है, नरोरा यूपी के हैं, कलपक्कम ये तमिलनाडु का है, काकरापारा गुजरात का है, केगा कर्नाटक में है और तारापुर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। तो ये ही आपके परीक्षा में जो इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो इनको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा आणविक वाले के बाद में तापीय वाले खूब सारे दे रखे हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट में आपको अलग से और इसका मैप का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी भी आपके जो लोह खदानें, लोहे की खाने हैं वो कौन कौन से, या लोह इस्पात संयंत्र हैं वो आपको वहाँ पर बताने से दुर्गापुर है, बर्नपुर है, भिलाई है, ये सभी जमशेदपुर है, ये सभी आपको उसमें भरना है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो आपकी 11वां पार्ट विनिर्माण, 2 नंबर का चैप्टर है केवल। तो क्या इसमें पूछा जाएगा? एक तो अबसदा आएगा और एक इसमें वन लाइनर आएगा। अबसदा में आपके सीमेंट का प्रश्न पूछे तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर हो जाएगा। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। शुगर है ना, दूसरा नंबर पे आती हैं। तो ये सभी इसमें आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पटसन का उद्योग सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो भाई अपने पश्चिम बंगाल में पटसन ज़्यादा है। और भारत का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो चेन्नई में लगाया गया था। इसके अलावा सेवा क्षेत्र, आप कमेंट करके बताना कि कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना है। फिर इसके में आपके वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट है जो एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके चैप्टर है 12वां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। तो इसमें आपके कुल जो प्रश्न है वो 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न आएंगे, एक अबसदा का, एक रिक्त स्थान वाला और एक आपका वन लाइनर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस पार्ट का प्रश्न आएगा, 2 नंबर के बाद 2 प्रश्न दूसरे प्रश्न में भी इसका क्वेश्चन होगा और तीसरे क्वेश्चन में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे ये है कि भारत की पश्चिमी तट पर जो स्थित पतन कौन सा है? तो पतन का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर कांडला है जो है वो पश्चिमी तट पे स्थित है। फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1953 में हुआ था। ये वैसे लास्ट ईयर पूछा था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन यही शायद था ये। फिर एक रिक्त स्थान वाला आएगा। तो भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क मार्ग वाला देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनेगा कि विश्व की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग सड़क कौन सी है? तो ये अटल टनल हो जाएगी जो कि 9.02 किलोमीटर और ये हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। और इसके अलावा पूर्व पश्चिम गलियारा से आप क्या समझते हैं? तो पूर्व में स्थित असम सिलचर और पश्चिम में स्थित पोरबंदर गुजरात तक की जो सड़क है उसको पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा में आपके जो श्रीनगर से लगा के कन्याकुमारी तक की जो सड़क मार्ग है उसको उत्तर दक्षिण गलियारा कहा जाता है। ये प्रमुख नाम इसमें आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज जो गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल जो प्रोजेक्ट है इसमें कौन कौन से महानगरों को जोड़ा गया है? तो इसमें 4 जो महानगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इसको जो जोड़ा गया है और 6 लाइन मार्ग से इसको जोड़ा जा रहा है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है। फिर आपके प्रश्न आता है पॉलिटिकल साइंस का सत्ता की साझेदारी, ये राजनीति विज्ञान का पार्ट है आपके और इसमें आपके 4 नंबर का पार्ट है ये। एक प्रश्न अबसदा का आएगा, एक अति लघुतरात्मक वन लाइनर होगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आपके 3 प्रश्न आएंगे 4 नंबर में। तो आपका इसमें प्रश्न आएगा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो भारत के नीचे स्थित है। देखो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और इंडिया के नीचे जो एक पानी की बूंद के रूप में एक श्रीलंका है। ये द्वीपीय देश है। क्या है? एक द्वीपीय देश है, एक द्वीप है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये द्वीपीय देश है और ये भारत जो है 1947 में आज़ाद हो जाता है और इसके 1 साल बाद 1948 में ये श्रीलंका है वो
आज़ाद होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे भाषा जो बोली जाती है वो सिंहली भाषा बोली जाती है। और यहाँ पर एक गृह युद्ध भी हुआ था, तो ये गृह युद्ध भी याद रखना, 2009 में यहाँ पे गृह युद्ध हुआ था। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसमें जो कौन सी भाषा बोलते हैं, बेल्जियम में जो डच भाषी क्षेत्र वो कौन सा है, अच्छा ये पूछा जा रहा है। तो बेल्जियम में भाषा जो आपकी डच भाषा है और कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो फ्लेमिश में बोली जाती है। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है सामुदायिक सरकार, तो सामुदायिक सरकार किस देश में है, तो आपकी याद रखना बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। और श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सिंहली भाषा बोली जाती है और यहाँ की ये राजभाषा है जिसको 1956 में दर्जा दिया था। इसके अलावा आपको याद करना है कि यहाँ का जो राजकीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है। क्या है यहाँ पे, बौद्ध धर्म है, जिसको जो यहाँ पे राजकीय धर्म कहा जाता है। आपने जो हिंदी में पढ़ा था, नागार्जुन श्रीलंका गए थे और वहाँ पे जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बस ये आपको याद रखना, श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म है। बेल्जियम के अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं, तो भाई ये डच भाषा को बोलते हैं। और भी हम आगे के प्रश्न देखेंगे, आप इसको याद रखें। सरकार के 3 अंग कौन कौन से प्रमुख, 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का अच्छा उदाहरण है बेल्जियम, तो बेल्जियम भी आपको याद रखना ही है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी जो शासन प्रणाली है, तो संघात्मक शासन प्रणाली, नाम याद कर लेना, संघात्मक शासन प्रणाली। फिर आपके चैप्टर आता है संघवाद का, फेडरलिज्म का जो चैप्टर है संघवाद का, ये 4 नंबर का है और इसमें से एक MCQ आएगा और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो 2 प्रश्न आने वाले हैं इसमें से। जैसे आपके ये प्रश्न आएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कितनी संख्या है, 22 भाषाएँ। वर्तमान में कितनी भाषाएँ, 22 भाषाएँ। और इसमें आपको याद रखना है कि अपनी राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। ये 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं को मान्यता से संबंधित है, याद रखना इसमें। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि नगर निगम के जो अध्यक्ष है उसको क्या कहा जाता है, तो नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। ठीक है, इसको मेयर कहा जाता है। सभापति तो जो होता है वो जिसमें नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं। और राजस्थान के जो मतलब राज्य का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसको मतलब जो प्रशासनिक पद है वो आपकी क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको सरपंच कहा जाता है। और भी प्रश्न आएंगे और भी हम देखेंगे इसमें, लेकिन इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है। ये सभी प्रश्न आप अगर याद कर लेते हैं तो मेरी गारंटी आपको इनमें से आपके जो एक भी प्रश्न परीक्षा में आएगा वो आपके गलत नहीं होगा। फिर आपके अगला जो चैप्टर है वो आपके चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है आपके जाति धर्म और लैंगिक मसले। 4 नंबर का चैप्टर है। एक MCQ आएगा अबसद का, एक अति लघुतरात्मक 1 लाइनर और एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रश्न आपके ये है कि भारत में जनगणना कितने सालों के बाद में होती है, तो भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। देखो जनगणना अलग है और मतगणना अलग है। तो जनगणना में लोगों की गिनती की जाती है, तो हर 10 साल में जनगणना होती है। लास्ट जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी। अगली इस जो जनगणना होने वाली थी वो 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण फिर इसको पोस्टपोन कर दिया, अभी तक ये नहीं हो पाई। अब क्या कहा जा रहा है, ये डिजिटल आपके हो रही है। तो ये जनगणना वाला मैटर आपके 10 साल के लिए होता है। और फिर बात कर लेते हैं इसमें कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, तो याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा। ये 100% छपेगा प्रश्न आपका ये। तो जन्म पर आधारित होता है, सामाजिक जो विभाजन होता है वो जन्म पर आधारित होता है। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। तो 1 लाइनर में आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके और भी क्वेश्चन आएंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात महिला और पुरुष साक्षरता कितनी थी, तो लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 2001 में कितना था, 943 था। और पुरुष साक्षरता 82.14 थी और महिला साक्षरता 65.46 था। फिर आपकी जो पार्ट है वो है राजनीतिक दल। इस पार्ट में 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, अबसदा का एक क्वेश्चन आएगा और एक प्रश्न आपका जो 4 नंबर का बनेगा। देखो 4 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एक तो दूसरे पार्ट से आएगा और एक आपका जो पार्ट है वो मैप का आएगा, 4 नंबर का पार्ट, 4 नंबर का मैप है। और एक आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन इस राजनीतिक दल वाले पार्ट से पूछा जाएगा। तो फिर आपको इन्हीं पार्ट के जो बड़े प्रश्न उनको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपका नंबर अच्छे से आ जाएगा। तो जैसे आपके इसमें से प्रश्न बनेगा एक तो अबसदा वाला, तो ये प्रश्न आएगा कि सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सबसे पुराना राजनीतिक दल है। और
अभी जो अलग अलग प्रकार की जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनकी संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान में 7 है। देखो जो किताब में दे रखा उसके अनुसार आपको 7 याद रखना है अभी इसमें। नेक्स्ट है फिर आपके इसमें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का गठन कब हुआ था, तो ये 1925 में होता है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत कौन सा है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका जो प्रमुख सिद्धांत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 में इनकी जो स्थापना होती है। फिर इसमें आपके आएंगे बड़े क्वेश्चन, राजनीतिक दल के कार्य क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके ये राजनीतिक दल क्या है और भारत में राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए वर्णन करना है। तो ये 4-5 प्रश्न दे रखे, इनको अच्छे से याद कर लेना है। भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु 4 सुझावों का आपको वर्णन करना है और राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ उनका आपको वर्णन करना है। तो ये 5-6 प्रश्न दे रखे, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। लोकतंत्र के परिणाम, तो कुल 3 नंबर का पार्ट है, एक अबसदक आएगा, एक रिक्त स्थान और एक आपका वन लाइनर। तीनों ही आपके जो तीनों क्वेश्चन में आएंगे 1-1 नंबर के। जैसे आपकी किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लोकतंत्र में जो उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। तो ये इस प्रकार के अबसदक के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके रिक्त स्थान की बात करें तो ये है कि ये खूब सारा आपके रिक्त स्थान दे रखे, इनमें से आपकी 100% प्रश्न आपके रिक्त स्थान का यहीं से बनेगा। लोकतंत्र की परिभाषा वगैरह आपको याद कर लेनी है और इनमें इसी प्रकार से प्रश्न आपके बनेंगे। फिर आपकी इकोनॉमिक्स वाली किताब है, इसमें पहला पार्ट है आपके विकास वाला, तो 3 नंबर का पार्ट है ये, एक अबसदक आएगा, एक आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसमें से। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके कि भारत के किस राज्य की सबसे साक्षरता दर सबसे अच्छी है, तो साक्षरता दर सबसे अच्छी वो आपकी केरल की है, केरल की साक्षरता दर सबसे अच्छी है। फिर आपके प्रश्न आ जाएगी औसत आय किसको कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। और बाकी 3 नंबर के प्रश्न आपके और होने वाला है। मध्य आय वाला वर्ग वाला देश कौन सा है, तो अपना भारत जो है वो मध्य आय वर्ग वाला देश है। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसको जारी करती है UNDP। आपको UNDP का पूरा नाम भी कमेंट करके बताना कि UNDP का पूरा नाम क्या होता है। फिर आपके पार्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक जो है आपके 5 नंबर का चैप्टर है, एक रिक्त स्थान आएगा और 2 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर के। टोटल आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 क्वेश्चन आपके आएंगे इस प्रकार से 2-2 नंबर के, तो 2 क्वेश्चन, 4 नंबर ये और एक आपका रिक्त स्थान। जैसे प्रश्न आपके हैं कि तृतीय क्षेत्रक को कौन सा क्षेत्रक भी कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपके लास्ट बार आया था, यहीं से क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछा था ये। इसके अलावा आपके और उसमें प्रश्न पूछेगा कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है, टिस्को का पूरा नाम क्या है। तो ये एक प्रकार के रिक्त स्थान के क्वेश्चन बनेंगे और इसमें से आपके जो प्रमुख क्षेत्रक हैं, मनरेगा 2005 जो है अधिनियम, उसके ऊपर आपको वर्णन करना है। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ये सारी चीज़ें। मुद्रा और साख वाला जो चैप्टर है ये 5 नंबर का चैप्टर है और एक तो अबसदक आएगा, एक अति लघुत्रात्मक और एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो टोटल इसमें से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 + 1 + 3, ये टोटल हो जाएंगे आपके 5 नंबर। इसमें से भारतीय नोट कौन जारी करता है, तो भाई जो इसमें आपका SBI है, सॉरी SBI नहीं, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI जो है वो नोट जारी करता है। तो ये प्रमुख इसमें आपके नाम दे रखे हैं, तो आपको इसमें याद रखना है। और फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ये 5 नंबर का चैप्टर है, एक अबसदक का, रिक्त स्थान और वन लाइनर। 3 क्वेश्चन ये हो जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा इसमें। तो कैसा है, इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे, 1 + 1 + 1 + 2, टोटल आपके 5 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, विभिन्न देशों के बीच परस्पर एवं संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहा जाता है, याद कर लेना इसको। विदेश व्यापार किन के बीच में होता है, तो 2 देशों के मध्य में विदेश व्यापार होता है। फिर आपके अगला प्रश्न ये कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है, तो इसको विदेशी निवेश कहा जाता है, याद रखना इसको विदेशी निवेश कहा जाता है। तो ये प्रमुख जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से याद कर लेना, रिक्त स्थान वगैरह सारी चीज़ आपको अच्छे से बताई जाएगी। फिर आता है प्रश्न उपभोक्ता का अधिकार वाला, 2 नंबर का पार्ट है और इसमें 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अबसदक और एक आपके अति लघुत्रात्मक यानी कि वन लाइनर। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो ये 1986 में पारित हुआ था। फिर इसमें से आपके उपभोक्ता का अधिकार में कौन कौन आता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, इसमें 24 दिसंबर आपको याद कर लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। और RTI का पूरा नाम, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का पाने का जो अधिकार, इसको RTI कहा जाता है।
तो ये प्रमुख जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। और आपके जो मॉडल पेपर दे रखे 2 मॉडल पेपर, इनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे जल्दी करवा दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। टेस्ट होते हैं आपके रोज़ाना, 2 मॉडल पेपर आपको मैं दोनों सोल्व करवा दूंगा। इनमें से 100% आपका जो प्रश्न यहाँ से हूबहू आपकी परीक्षा में छपेगा। तो इसलिए आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप ये PDF है लगभग 60 पेज की, मतलब 50-55 पेज की PDF है। अगर इस 50-55 पेज की PDF को भी आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपको चारों किताब देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन सभी जो प्रश्नों की, तो ये चारों किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी आप है जो आराम से 80 में से 70 प्लस नंबर, 75 प्लस नंबर की जो गारंटी मेरी है। और मैं आपके और भी वीडियो अपलोड करूँगा, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और ऐप के ऊपर अभी आपके लिए जो होली का ऑफर चल रहा है, तो आप जो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपकी गणित, विज्ञान और सामाजिक के लिए तो ये रामबाण आपकी टेस्ट सीरीज होने वाली है। और इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में जिन बच्चों ने खरीद रखी है वो अपने बाकी दोस्तों को भी ज़रूर बताना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं मैंने आपको, तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको देना है ताकि आपकी जो तैयारी बहुत ही शानदार हो जाएगी और बहुत ही शानदार आप यहाँ पे अच्छे नंबर आप लेके आएंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना।